नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नशा में लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। अविश्वास प्रस्ताव को लेके पार्लियामेंट में विपक्ष आंदोलित है। राज्यसभा हो या लोकसभा हो, सभी दूर एक ही मांग आई है कि मणिपुर पे चर्चा हो, मणिपुर पे प्रधानमंत्री वक्तव्य दे। और लोकसभा में तो बार-बार ये कहा जा रहा है कि बाकी बिल बाद में लाइएगा, सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो। बहुत लोग ये सोचते हैं, बुद्धिजीवी भी ये सोचते होंगे कि जिस सरकार के पास 355 तक का बहुमत हो सकता है, उस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर क्या विपक्ष समय की बर्बादी नहीं कर रहा है? क्योंकि करोड़ों रुपए टैक्स पेयर्स के संसद जब चलती है तो इन लोगों पे खर्चा होते हैं। लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको इतिहास में लेके जाना चाहता हूँ। इतिहास में लेके इसलिए जाना चाहता हूँ कि 1963 में पहली बार संसदीय इतिहास में पहला अविश्वास प्रस्ताव भारत के संसद में लोकसभा में आया। अविश्वास प्रस्ताव रखने वाले प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जेबी कृपलानी थे और सरकार जवाहरलाल नेहरू की थी। तब कृपलानी जी ने अविश्वास प्रस्ताव लाते हुए कहा कि मुझे बहुत मेरे मित्र के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव को मैं प्रस्तावित कर रहा हूं। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस पे बहस हुई, उसके बाद वोटिंग हुआ। पक्ष में 62 लोगों ने वोट दिया और सरकार के पक्ष में 347 लोगों ने वोट दिया। भारी बहुमत से प्रस्ताव गिर गया। लेकिन उत्तर देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस तरह के प्रस्ताव के जरिए सरकार का परीक्षण किया जाना अच्छा है, खासकर तब जब सरकार गिरने की कोई संभावना ना हो। उन्होंने समय बर्बाद करने की बात नहीं की। उन्होंने विपक्ष पे गंदे आरोप नहीं लगाए। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का मजाक नहीं उड़ाया। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रस्ताव जब सरकार बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में है तब भी आने चाहिए, क्योंकि सरकार का परीक्षण होता है। आज के दौर में खासकर 63 से 23 तक इस 60 सालों में राजनीति के प्रगल्भता, हम तो कहते हैं कि समय के साथ प्रगल्भता बढ़ती है, मैच्योरिटी बढ़ती है, लेकिन हमारे देश में उल्टा रूल चल रहा है। समय के बीतते ही हमारे यहाँ प्रगल्भता कम हो रही है, मैच्योरिटी कम होती जा रही है और छिछोरापन ज्यादा हावी हो रहा है। मतभेद की जगह मनभेद ज्यादा सामने आ रहे हैं। यह अविश्वास प्रस्ताव भले ही सरकार गिरा दे, सरकार के पक्ष में बहुमत है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन इस चर्चा के दौरान सरकार का परीक्षण भी होगा कि सरकार वाकई काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है या बुरा काम कर रही है। और सरकार को परीक्षा देने में तकलीफ क्या, जब सरकार की कोई गलती ना हो और सरकार को विश्वास है कि वो अच्छा काम कर रही है। लेकिन प्रस्ताव मणिपुर पे हो तो सरकार बोलेगी क्या? सरकार का सत्य यही डोलता है जब वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। सरकार ने आनन-फानन में जो वीडियो 3 महिलाओं का लीक हुआ, उसके ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर की। लेकिन एक उस कांड पे सीबीआई की ऑर्डर इंक्वायरी करके सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर करके सरकार क्या करेगी, जब वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसे तो सैकड़ों केसेस दर्ज है, जैसे इसमें ऐसे कांड हुए हैं। तो सीबीआई किस-किस के ऊपर करेगी? क्या सीबीआई इंक्वायरी का जो एरिया है, दायरा है, वो दायरा आग कैसे लगी इस पे होगा। दायरा वहां पे हथियार लूटे कैसे गए इस पे होगा। दायरा इस पे होगा कि वहां से पुलिस समय-समय पे भाग क्यों जाती है। दायरा इस पे होगा कि वहां हथियार लोगों के पास पहुंचे कैसे। दायरा ये होगा कि मरने वालों में ज्यादा कुकी क्यों है। क्या दायरा ये होगा कि ऐसे 100 से ज्यादा पुलिस के सामने घिनौने कांड कैसे हुए। दायरा ये होगा कि क्या वहां कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से
समाप्त हो गई है। दायरा ये होगा कि क्या इसके पीछे गांजा और उसके अर्थशास्त्र का कोई कारण है? क्या दायरा ये होगा? अभी दायरा किसी को पता नहीं है। इसलिए सरकार अपनी जान बचाने के लिए कह रही है कि हमने सीबीआई इंक्वायरी कर दी है, क्योंकि आज तो मुख्य न्यायाधीश की तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन इस वीडियो कांड पे सर्वोच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है। वहाँ पे भी पूछताछ होगी, वहाँ पे भी आदेश होगा। एक तरफ पार्लियामेंट में विपक्ष बार-बार मणिपुर को लेकर आंदोलित है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को पहले ही घेर कर रखा है और सरकार मणिपुर को अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रही है। कारण क्या है? ये समझ के परे है। यदि हम सरकार का मतदान देखें अभी कितना बहुमत है सरकार के पास, तो इस सदन में बीजेपी के पास 301 है, साथ में शिवसेना, शिंदे गुट 12 है, एलजेपी अब दोनों सब धड़े साथ में हो गए हैं, तो 6 तो सांसद उनके हैं। एनसीपी के जो अजित के साथ गए हैं, अजित पवार के वो 3 हैं, अन्य 11 है, ऐसे 133 हैं। वाईएसआर कांग्रेस जगन रेड्डी की जो आंध्र प्रदेश की उन्होंने भी बोला हम समर्थन देंगे, तो अब वो 355 हो जाते हैं क्योंकि 22 उनके हैं। एक बीजेडी है, उनका अभी तक तय नहीं है वो साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे, उनके 12 हैं। बीएसपी के शायद बीएसपी अब्सकॉन्ड रहेगी, उनके 9 हैं। टीडीपी के 3 हैं, जो आंध्र प्रदेश की दूसरी पार्टी है रेड्डी साहब की। एआईएम के 2 हैं, अकाली दल के 2 हैं, अन्य 5 है, ऐसे 64 और उसमें से 22 निकाल दिया तो बचा हुआ वाकुंबा है। लेकिन इंडिया, ये नया फ्रंट है जिन्होंने ये अविश्वास प्रस्ताव लाया, उनके पास कांग्रेस के 50 है, डीएमके के 24 है, अ, टीएमसी के 23 है, मतलब ममता के 23 और स्टालिन के 24 जैसा कि मैंने कहा, जेडीयू नीतीश कुमार के 16 है, अखिलेश के 3 हैं, अदर्स 27 ऐसे 143 का आंकड़ा है। तो ये 143 और ये 64 भी साथ में हो गए तो भी सरकार का जीतना तय है। लेकिन चर्चा के दौरान सवाल उठेंगे। विभिन्न राजनीतिक दल अपना-अपना सोच रखेंगे। मणिपुर को क्या हो गया इसके बारे में पूछेंगे, अपना इनपुट देंगे। सरकार उसके बाद जवाब देगी। लेकिन सरकार के पास क्या जवाब है? ये डबल इंजन की सरकार क्यों फेल हो गई? वहाँ तो 2017 से सरकार थी मणिपुर की। जो बार-बार आरोप लगता था कि विपक्ष की सरकारें आएगी तो दंगे होते हैं। आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, अब दंगे क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्या वहाँ राज्यपाल ने आपको रिपोर्ट दी थी? उस रिपोर्ट पे क्या एक्शन हुआ? गृह मंत्री 2 दिन के दौरे पे वहाँ गए थे और उसके बाद भी लगातार 1 महीने तक हिंसा जारी है। तो गृह मंत्री का खुद का इनपुट क्या था? वहाँ जो सीडीएस है, चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस स्टाफ, उन्होंने भी वक्तव्य दिया था कि ये बाहर के लोग नहीं, ये मतई और कुकी आपस के झगड़े की बात है। तो इन तमाम बातों को जवाब पार्लियामेंट में देना होगा। शायद सरकार के पास जवाब नहीं है, सरकार जवाब ढूँढ रही है। लेकिन फिर मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को अविश्वास का प्रस्ताव गलत दृष्टि से देखने के बजाय उसे दृष्टि से देखना चाहिए जैसे जवाहरलाल नेहरू ने देखा था। उन्होंने कहा था कि ये सरकार की एक परीक्षण होता है और होते रहना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये परीक्षण कब-कब हुए। ऐसे परीक्षण इंदिरा गांधी ने सबसे ज़्यादा दिए। इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 अविश्वास प्रस्ताव थे। उनके पहले लाल बहादुर शास्त्री जिनका नाम लेते हम सब उनको सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री मानते हैं, उनके खिलाफ 3 थे। जवाहरलाल नेहरू का तो मैंने आपको बता ही दिया 1963 का मामला। मोरारजी देसाई की भी सरकार में 2 अविश्वास प्रस्ताव आए। राजीव गांधी जिनके पास 400 से ज़्यादा सीटें थी, उन्होंने भी एक बार अविश्वास प्रस्ताव झेला। नरसिंह राव साहब ने अपनी सरकार टिकाते-टिकाते 3 बार अविश्वास प्रस्ताव झेला। अटल जी ने भी 1 बार अविश्वास प्रस्ताव झेला। मोदी जी ने भी 2018 में 1 बार प्रस्ताव झेला। लेकिन ये मोदी जी का दूसरा प्रस्ताव होगा। 22 जुलाई 1979 में जब मोरारजी देसाई के खिलाफ वाईबी चौहान ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था, उसमें सरकार गिर गई थी। बाकी जगह सरकारें बच गई है और खासकर 2-3 जगह तो वॉइस वोट से काम हुआ, क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त बहुमत होगा। आज इस बार भी वॉइस वोट भी होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सरकार का जीतना तय है। लेकिन कम से कम अंतरात्मा की आवाज़ जैसा उस समय कृपलानी जी ने कहा था कि मेरे दोस्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा हूँ क्योंकि अंतरात्मा की आवाज़ मुझे झिझोड़ रही है। यदि ऐसे ही अंतरात्मा की आवाज़ विपक्ष को झिझोड़ती हो मणिपुर पे, तो मणिपुर पे वक्तव्य होना चाहिए। ऐसे मूर्खतापूर्ण वक्तव्य नहीं होना चाहिए कि जैसे राहुल गांधी ने आग लगाई, आग 3 मई को लगी है,
राहुल गांधी 29 जून को गए थे, तो जाने के पहले कैसे आग लगाई, ये तो स्मृति ईरानी बता सकती है। होनहार है, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, शायद उनका कोई अलग गणित होगा। लेकिन कुल मिला के सरकार, सरकार के नुमाइंदे, सरकार की पार्टी, ये जो बार बार अविश्वास प्रस्ताव पे ये कहती है कि सरकार समय, विपक्ष समय बर्बाद कर रहा है, उनको पता है कि उनको जीतना नहीं, फिर भी लाते हैं। उनका सच डोलता है, वो सत्य यहाँ डोलता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ जीतने के लिए नहीं लाया जाता, सरकार का परीक्षण भी होता है, इसलिए लाया जाता है। ये हमारे पुराना इतिहास बताता है। इसलिए ये सत्य डोला। तो अशोक वानखेड़े बोला, आज इतना ही, फिर आऊंगा कल किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ नशा। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।